हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होंगे और अपने क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे। आज हमारा हिस्ट्री का 11th लेक्चर है। अभी तक आपने हिस्ट्री में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन से लेके और आपने कहाँ तक, तुगलक डायनेस्टी तक कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपने उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाए होंगे, क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आपको आगे बहुत टफ पड़ जाएगा। आगे आपके लिए बहुत टफ हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि आप इतना सारा एक साथ दिमाग पे नहीं रिमेंबर कर सकते, आप उसको एकदम नहीं याद कर सकते। अगर आप रटने के आदी हो वो चीज़ अलग है। अगर कितना रटोगे आप, रटने के आदी हो आप, तो आप कितनी देर रट लोगे? अगर आप एक हिस्ट्री को, क्यों अब इतना सारा कोर्स है, सिलेबस इतना सारा है किसी भी एग्ज़ाम का, अगर आप हिस्ट्री को एक महीना दोगे, उसको ढंग से आप रट लोगे, उसको ढंग से बिल्कुल रट लोगे। लेकिन आफ्टर 10 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको इस वे में पढ़ा रहा हूँ मैं, इस वे में आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप हर चीज़ को रिलेट कर पाओ, हर चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाओ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, तो उसमें आपको क्वेश्चंस के अंदर ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई टॉपिक के अंदर आपको कोई भी एक टॉपिक उठाएगा, उसके जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसके अंदर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं आपको एग्जांपल से पूछूं कि दिल्ली सल्तनत में जोग्राफिकल एरिया, मतलब जोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा किसका था? मतलब किसने पूरे भारत में दिल्ली सल्तनत में किसने सबसे ज़्यादा कब्जा कर रखा था जोग्राफिकली? आप इसका आंसर क्या देंगे, बताइए, क्या आंसर देंगे आप इसका? आप बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि उसे सुल्तान जहां का वो मिल गया था टाइटल। क्योंकि मलिक कफूर जब तमिलनाडु पहुंचा, उसने वहाँ पे समुद्र देखा तो उसे लगा कि पूरे भारत पे अलाउद्दीन खिलजी का राज है। लेकिन इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। रीज़न? क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे आपका इब्न बतूता आया था 1313 में, 1333 1333 में आया था। कौन? इब्न बतूता। तो उसने अपनी बुक में लिखा था क्या कि बलूच और राजस्थान के राजपूत के अलावा पूरे इंडिया पे किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो वो एक लीगल डिक्लेरेशन था, एक लीगल डिक्लेरेशन था वो। रीज़न? क्योंकि बुक के अंदर है। लेकिन वहाँ पे मलिक कफूर को लगा, उस समय मलिक कफूर को लगा था। मैंने आपको एक बात बोली थी, हर चीज़ ध्यान से सुनो, उसको ध्यान से नोट करो। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपको कब पता चलेंगे? जब आप पढ़ने बैठेंगे, जब आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर बुक्स लगा लो, उसके बाद आपको अगर लगता है कि कुछ कम पड़ गया तो कोई एक बुक और ले लो। भाई क्वेश्चंस तो लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस की वैरायटी पता लग जाएगी, आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की रीच पता लग जाएगी, क्वेश्चंस कहाँ तक, किस लेवल तक पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन जरूर लगाएं। अब कल जो हमारा 10th लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी क्या पढ़ी थी? तुगलक डायनेस्टी। उसका जो टाइम पीरियड था क्या था? 1320 से 1414, इतना टाइम पीरियड था, जिसमें 1320 से 1325 कौन रहा? आपका जियासुद्दीन तुगलक। 1325 से 1351 कौन रहा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको सब पढ़ा है, उसे इंसेन सुल्तान कहा जाता था। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर नहीं देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर उसको पीछे से देखें, उसको पीछे से वीडियो देखना स्टार्ट करें, ताकि आपको बेसिक से लेके और मतलब ज़ीरो से लेके हीरो लेवल तक पहुँच जाओगे आप। आपको अगर आप मान लो आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है? उस समय बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं, कोई आपको आइडिया नहीं देता, कोई आइडिया नहीं देगा, कोई गाइडेंस नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे? एक बुक ले लेंगे मार्केट में। अब मार्केट की सबसे फेमस बुक कौन सी है? लूसेंट। आप किसी शॉप पे जाए कि भैया हमें जीके की बुक चाहिए, वो कहेगा लूसेंट है। आप लूसेंट ले लोगे, लूसेंट से क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करोगे और लगा के देखो जरा, लूसेंट लो और पढ़ना स्टार्ट करो। दिमाग में इतनी खिचड़ी सी बन जाएगी, इतना मैसी हो जाएगा कि आप सोचोगे क्या करें। तो हिस्ट्री का जो डर है ना, वो केवल नाम का डर है। अगर आप उसको ढंग से सिंपल वे में पढ़े, इसलिए मैंने आपको मिडिएवल से स्टार्ट किया है, मिडिएवल इंडिया से मैंने स्टार्ट किया है, और आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है। मतलब आप सोचते होंगे मुस्लिम अटैक होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि मुस्लिम का जो बर्थ है, जो मुस्लिम से जो धर्म का उदय हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मैंने आपको वहाँ से स्टार्ट करवाया है। तो इसलिए धीरे धीरे पूरी सारे लेक्चर देखे लाइन से और उससे जुड़े, सब लेक्चर देखे, उनके नोट्स बनाए प्रॉपर और क्वेश्चन जरूर लगाए, ठीक है? तो अब हमने तुगलक डायनेस्टी जब हमने कल फिनिश कर दी थी हमारे 10वें लेक्चर में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक कब रहा? 1325 से 1351, और 1351 फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388, 1388 के बाद 1394 तक कौन रहे? 5 सुल्तान आए, सारे अयोग्य थे। 5 सुल्तान क्या थे? अयोग्य थे, किसी काम के नहीं थे। उसके बाद 1394 से 14 से 14
1414 कौन रहा हमारा? नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे क्या हुआ था? उसके टाइम पे अटैक हुआ था तैमूर का। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तैमूर एक टर्की का रूलर है जो समरकंद से आया था। अब टर्की, अब आज के डेट में हम टर्की बोल रहे हैं, पहले वो तुर्कमेनिस्तान था। अगर आज देखोगे तो उज्बेकिस्तान है, तो उसका फ़र्क है। टर्की पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, वो मॉडर्न में पढ़ेंगे कैसे टर्की में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास उसके काफ़ी जो उसके पार्ट्स वगैरह हुए, जो उसके पार्टीशन हुए, लेकिन वो अलग टॉपिक है। लेकिन जब समरकंद से टर्की से आया कौन? तैमूर ने अटैक करा। कहाँ पे? नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ पर अटैक करा, जिसमें नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हुई। और किसके द्वारा? इसकी हेल्प किसने की थी? तैमूर की हेल्प की थी खिजर खान ने। खिजर खान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद का एक वजीर था। तो उसने हेल्प करी किसकी? तैमूर की हेल्प करी। और कैसे खिजर खान ने नई डायनेस्टी बनाई, कौन सी? सैयद। कैसे खिजर खान ने एक नई डायनेस्टी की स्थापना करी जिसे सैयद डायनेस्टी कहते हैं। और ये पहली शिया डायनेस्टी है। लेकिन जब तैमूर ने अटैक किया था, तैमूर ने यहाँ पे खुद रूल नहीं करा, उसने अपने बेटे को बिठाया। क्या नाम था? शाहरुख खान ने, उसने भी कुछ टाइम रूल किया। उसने कुछ टाइम मतलब 2-3 मंथ्स, और उसके बाद उसने खिजर खान को बोला तुम देख लो। जब खिजर खान आया तो खिजर खान ने एक शिया डायनेस्टी की स्थापना की, क्योंकि खिजर खान जो था वो एक शिया था। तो खिजर खान ने किसकी स्थापना करी? शिया डायनेस्टी की। किसकी स्थापना करी? शिया डायनेस्टी की। तो आज हम पढ़ेंगे शिया डायनेस्टी। शिया डायनेस्टी, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? भाई 1414 में तो खत्म हुई, कौन सी? 1414 में खत्म हुई आपकी तुगलक। 1414 से चली है हमारी 1451। कहाँ तक? 1451। ये रूलिंग पीरियड है पूरी शिया डायनेस्टी का। पूरी शिया डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड क्या है? 1414 से 1451। अब इसके फाउंडर कौन होंगे? इसके फाउंडर? भाई खिजर खान ने स्थापना करी है, तो फाउंडर वाज खिजर खान। फाउंडर कौन है? खिजर खान। तो खिजर खान इसके क्या थे? फाउंडर थे। किसके? शिया डायनेस्टी के। अब जो खिजर खान थे, ये टाइम पीरियड तो पूरी उसका है। किसका? पूरी शिया डायनेस्टी का। शिया लिख रहा हूँ मैं, सैयद डायनेस्टी आएगा। ये पहली शिया डायनेस्टी थी ना, इसको सैयद लिखते हैं, मतलब इसको शिया बोलते हैं, बट आप सैयद लिखना, सैयद डायनेस्टी। तो फाउंडर कौन थे? खिजर खान का रूलिंग पीरियड क्या है? 1414 से 1421। 1414 से क्या है इसका रूलिंग पीरियड? 1421। ये किसका रूलिंग पीरियड है? ये रूलिंग पीरियड है आपका खिजर खान का। खिजर खान इसके फाउंडर थे। अरे वजीर किसके थे? वजीर थे नसीरुद्दीन महमूद के। एंड इन्होंने ही हेल्प की थी किसकी? तैमूर की। एंड हु इज तैमूर? तैमूर इज द रूलर ऑफ टर्की, समरकंद। ओके, तो खिजर खान का रूलिंग पीरियड है 1414 से 1421। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि स्लेव डायनेस्टी में 2 ऐसे वो थे रूलर्स जिन्होंने कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। कौन थे? जिन्होंने सुल्तान का टाइटल कभी नहीं लिया। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का मतलब ये है कि जिसमें सुल्तान हो। इसमें जो भी रूलर्स थे वो सारे सुल्तान के नाम से फेमस थे, सुल्तान कहते थे उन सबको। लेकिन 2 ऐसे रूलर थे जिन्होंने मना किया था कि हम सुल्तान नहीं रहेंगे। पहला कौन था? पहला आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर ही कुतुबुद्दीन ऐबक है, बट वो फर्स्ट सुल्तान नहीं है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। उसने उपाधि किसकी ली थी? वो था सीपा सलार। अगर आपने नहीं देखे लेक्चर तो पिछले देखे हैं। मैंने आपको बताया कि उसने जो उपाधि ली थी, जिस टाइटल को लेके उसने रूल करा दिल्ली सल्तनत में, वो था सीपा सलार। तो पहला कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा था खिजर खान। तो 2 ही ऐसे रूलर हैं पूरे दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान नहीं है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक भी सुल्तान होता तो फर्स्ट सुल्तान कौन होता? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन फर्स्ट सुल्तान है कौन? इल्तुतमिश। रीज़न, क्योंकि कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, उसने सीपा सलार बन के रूल किया है। सीपा सलार एक सेनापति का टाइटल है। सीपा सलार मतलब होता है आर्मी चीफ, सेनापति। तो उसने हमेशा सीपा सलार बन के रूल किया है। एंड ये सेकंड है ना खिजर खान ने क्या बन के रूल किया है? जो खिजर खान था, इसने दिल्ली सल्तनत में, जो खिजर खान है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत में रैयत आला इस टाइटल से काम किया है। इस टाइटल का था इनके पास रैयत आला। तो रैयत आला टाइटल था। कुतुबुद्दीन ऐबक पे कौन सा टाइटल था? सीपा सलार। एंड
इन पे कौन सा था? खिजर खान पे, इन पे था रैयत आला। तो इसने रैयत आला बन के रैयत आला का टाइटल से रूल किया है, इसने खुद को सुल्तान नहीं बोला। तो कौन से 2 सुल्तान हुए? ये अपने में एक फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार पूछा भी गया है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे पूछेंगे कि ऐसे कौन सा सुल्तान था। अगर आपसे खिजर खान ही बोल देगा, ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत से अगर आप मान लो 1 या 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ढंग से। 1 या 2 क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत वैल्यू है 1-2 नंबर की। तो 1-2 नंबर के लिए अगर आपको ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि कौन सा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, या तो ये पूछेगा कि खिजर खान ने किस टाइटल के साथ रूल किया, क्योंकि सुल्तान तो वो नहीं था, ये एग्जामिनर को भी पता है, तो उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। उसने क्या बोला कि खिजर खान ने किस टाइटल के साथ रूल किया, तो किस टाइटल के साथ रूल किया उसने? रैयत आला। और जिससे पहले था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले मतलब जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उस पर टाइटल क्या था? सीपा सलार। अब जो रैयत आला है, ये जो रैयत आला है इस पर टाइटल था, किस पे? खिजर खान पे। खिजर खान पे क्या आता है? टाइटल था किस चीज़ का? रैयत आला। अब इसके बारे में इतना ही है, इसके बारे में इतना ही है। रीज़न क्या है? इसने कुछ काम नहीं करा है। एक इसका टाइटल है, ये हमने पढ़ लिया है, और दूसरा इसने फाउंडेशन की, इसने जो नींव रखी है किसकी? सैयद डायनेस्टी की। और आप ये चीज़ लिख लेना कि जो ये है सैयद डायनेस्टी है, इट इज़ कंसीडर्ड as the first Shia dynasty, as the first Shia dynasty। इसे फर्स्ट शिया डायनेस्टी कहते हैं, किसे? सैयद डायनेस्टी को। क्यों? कि जो खिजर खान था वो शिया उससे था, कम्युनिटी से था, वो सुन्नी नहीं था, वो शिया था, तो शिया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट शिया डायनेस्टी। तो खिजर खान के बारे में इतना ही है, जो उसका फाउंडर है उसके बारे में इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इसके बारे में। तो आप इतना लिख लेंगे कि जो भाई इस पे जो टाइटल था रैयत आला था, इसका रूलिंग पीरियड याद रखेंगे आप। इसने ये फाउंडर था किसका? सैयद डायनेस्टी का, और जो सैयद डायनेस्टी है वो फर्स्ट शिया डायनेस्टी है। तो इसके बारे में इतना ही है। अब इसके बाद जो रूलर आया उसका क्या नाम था? उसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। अब इसके बाद का जो वो है रूलर, उसमें नाम लिखो। तो जो सेकंड रूलर था कौन था? मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह। अब इसका रूलिंग पीरियड क्या है बताओ? इसका रूलिंग पीरियड है 1421 से 1434। 1421 से 1434। भाई 1414 से 1421 किसका वो है? खिजर खान का। और 21 से 34 किसका है? मुबारक शाह का। अब मुबारक शाह के बारे में आप लिखिए कुछ बातें कि भाई मुबारक शाह था जो ये ग्रेटेस्ट रूलर था, ये ग्रेटेस्ट, इट इज मतलब ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का जो सबसे महान शासक माना गया है, कौन माना गया है? मुबारक शाह। तो ग्रेटेस्ट रूलर, ये ग्रेटेस्ट रूलर था कहाँ का? सैयद डायनेस्टी का। कहाँ का? सैयद डायनेस्टी। तो इसे महान शासक माना जाता है किसका? सैयद डायनेस्टी का। अगर आपसे कोई पूछे कि सैयद डायनेस्टी का सबसे महान शासक कौन था, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? मुबारक शाह। क्या बोलेंगे आप? मुबारक शाह। और मुबारक शाह के बारे में और देखें आप, जो मुबारक शाह था इसने अपना वजीर डिक्लेयर किया। जो मुबारक शाह था आपका, मुबारक शाह, इसने अपना वजीर बनाया। क्या बनाया? वजीर। किसे बनाया? बहलोल को। किसे बनाया? बहलोल को। तो बहलोल जो एक अफगानी था, जो बहलोल है ये एक अफगानी था। कौन था? अफगानी। और आप अभी पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो के एंड तक आप पढ़ेंगे कि जो बहलोल था, कौन? बहलोल। ये बहलोल, ये अगली डायनेस्टी की जो लोधी डायनेस्टी है उसका फाउंडर बहलोल बनेगा। जो लोधी डायनेस्टी है, जो पहली अफगान डायनेस्टी है, पहली अफगान डायनेस्टी है, उसका जो बनेगा फाउंडर, जो उसकी नींव रखेगा, वो कौन होगा? बहलोल। तो जो बहलोल था ये मुबारक शाह का वजीर था। मुबारक शाह कौन? कौन मुबारक शाह? जो
सैयद डायनेस्टी का महान शासक था उसका कौन था वजीर, कौन, बहलोल। कौन था, बहलोल। अब जो बहलोल था, बहलोल, मुबारक शाह ने बहलोल को एक टाइटल दिया। आप अपनी नोटबुक में इसी हिसाब से नोट करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे के एक बाद नोट करना। मैं आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला है कि मुबारक शाह ने एक टाइटल दिया, किसको, बहलोल को। क्या दिया, टाइटल। कौन सा टाइटल दिया, खाने खाना। कौन सा टाइटल दिया, खाने खाना। ये एक टाइटल दिया गया किसको, ये टाइटल दिया गया बहलोल को। किसके द्वारा, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने बहलोल को क्या दिया, एक टाइटल। क्या टाइटल है, खाने खाना। भाई ये तो था सबसे महान शासक, कौन, मुबारक शाह। अब मुबारक शाह ने अपना वजीर किसको बनाया, बहलोल को। तो उसने बहलोल में कोई बात देखी होगी, कुछ बात होगी बहलोल में, तभी तो, मतलब ये महान शासक है सैयद डायनेस्टी का और ये बहलोल को अपना वजीर बना रहा है, तो कुछ तो बात होगी। अब जो दिल्ली सल्तनत है और जो आप मुगल पढ़ेंगे आगे, उसमें वजीर को प्रधानमंत्री बोलते हैं। जो वजीर होता है ना, वही प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो इसने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, बहलोल को। किसे बनाया, बहलोल को। और बहलोल को एक टाइटल दिया गया, एक उपाधि दी गई। एक उपाधि दी गई किसके द्वारा, मुबारक शाह के द्वारा। क्या उपाधि थी, खाने खाना। देखो एक बात ध्यान से सुन लो, जितनी भी उपाधियाँ हैं, जितने भी टाइटल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। सारे टाइटल इंपॉर्टेंट है, चाहे टाइटल कोई भी हो। टाइटल जिले लाही का हो, टाइटल सुल्तान जहान का हो, ठीक है, टाइटल यामनी उल मिल्ला का हो, टाइटल कोई भी हो। जितने मैंने आपको अभी तक टाइटल्स पढ़ा दिए, सारे टाइटल्स इंपॉर्टेंट है। टाइटल खलीफा का हो, टाइटल सुल्तान आजम या गाजी का हो, कोई भी टाइटल हो, कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि, ये सब इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न क्या है, क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं ये टाइटल किसके पास था, ये टाइटल किसके पास था। अब आपसे जिले लाही का टाइटल किसके पास था, बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जिले लाही का टाइटल किसके पास था, किसने किसको कौन सा टाइटल दिया, कौन किस टाइटल से रूल किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट्स है। तो मैंने आपको इतने सारे टाइटल्स पढ़ाए हैं अभी। अब तो इनमें से इसको भी ऐड करो, खाने खाना। तो खाने खाना टाइटल्स किसके पास था, ये टाइटल था बहलोल के पास। किसके पास था, बहलोल के पास। आगे नोट करेंगे मुबारक शाह के बारे में जो और बातें हैं उनको नोट करेंगे। पहले इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, जैसा आपको ठीक लगता है। आगे इसके मुबारक शाह के कोर्ट में एक हिस्टोरियन था, हिस्टोरियन था, कोर्ट हिस्टोरियन इसका, किसका, मुबारक शाह का एक कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करता था जिसका नाम है भैया बिन अहमद सरहिंदी। भैया बिन अहमद सरहिंदी, ये पूरा नाम है, घबरा मत जाना इसको देख के, ये पूरा नाम है। तो मुबारक शाह के, ये सवाल आ रखा है इसलिए मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ कि मुबारक शाह के जो कोर्ट हिस्टोरियन था, जो इसके कोर्ट में हिस्टोरियन था, उसका क्या नाम है, भैया बिन अहमद सरहिंदी। भैया बिन अहमद सरहिंदी, ये कौन था, इसके कोर्ट में एक हिस्टोरियन था। क्या नाम है, भैया बिन अहमद सरहिंदी। इसकी एक बुक है, इसकी एक फेमस बुक है, इसकी एक फेमस बुक है। उस बुक का नाम भी आप याद रखेंगे, उसका नाम है तारीख मुबारक शाबी। क्या नाम है, तारीख मुबारक शाबी। ऐसे ही तारीख मुबारक बख्शी भी बोलते हैं, दो नाम है इसके, तारीख मुबारक शाबी या फिर तारीख मुबारक बख्शी। तो ये बुक है इसकी फेमस, किसकी, भैया बिन अहमद सरहिंदी। ये पूरा एक ही नाम है, एक ही इंसान है, ये मत सोचना कि दो तीन इंसान है, एक ही आदमी है भाई। ये कौन, भैया बिन अहमद सरहिंदी। किसके कोर्ट में था ये था मुबारक शाह के कोर्ट में। किसके कोर्ट में था, मुबारक शाह के कोर्ट में। क्या नाम है, भैया बिन अहमद सरहिंदी। इसकी फेमस बुक कौन सी, तारीख मुबारक शाबी या फिर तारीख मुबारक बख्शी। ये इसकी फेमस बुक है, जिसने लिखी है उसका नाम है भैया बिन अहमद सरहिंदी। और जो इसका किसके कोर्ट में ये था, किसके था, मुबारक शाह के। क्योंकि मुबारक शाह जो था वो ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है किस डायनेस्टी का, सैयद डायनेस्टी का। एंड सैयद डायनेस्टी इज द फर्स्ट शिया डायनेस्टी। ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने। आगे चलो,
इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट शासक, नेक्स्ट रूलर पढ़ेंगे हम। रीज़न क्या है कि इसके बारे में इतना ही है, ये एक छोटी डायनेस्टी है, इसलिए मैंने सोचा आज आपको केवल सैयद डायनेस्टी पढ़ा दूँ, और जो लोधी डायनेस्टी हमारी लास्ट, वो आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाए। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोधी है तो लोधी डायनेस्टी भी छोटी, उसमें जो टॉपिक है आपका मेनली सिकंदर लोधी। देखो फाउंडर तो इसका बहलोल है, जो हम पढ़ रहे हैं बहलोल के बारे में। किसने? मुबारक शाह ने बहलोल को अपना वजीर बनाया। तो जो बहलोल था वही फाउंडेशन, वही फाउंड करेगा, वही फाउंडेशन रखेगा, ये वही फाउंड करेगा किसको? लोधी डायनेस्टी को। यहाँ में लिखा नहीं है, लोधी डायनेस्टी को वही उसकी नींव रखेगा, लोधी डायनेस्टी। कौन? बहलोल। तो बहलोल के बाद आएगा आपका सिकंदर लोधी, फिर आएगा आपका इब्राहिम लोधी, और एक आधे रूलर्स हैं, एक आधे शासक हैं, उसको हम पढ़ लेंगे बाद में। लेकिन उसमें जो सबसे फेमस माना जाता है शासक लोधी डायनेस्टी में, सिकंदर लोधी है। तो सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और बहलोल, ये सब लोधी डायनेस्टी में आएंगे। वो भी छोटा टॉपिक है, लेकिन इब्राहिम लोधी को हराने कौन आएगा? कौन आएगा? बाबर। बाबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने में। तो बाबर वाला टॉपिक, बाबर कहाँ से आया, कैसे बाबर ने अटैक किए, कौन था बाबर, मैंने आपको कल भी बताया था, आपको याद होगा कि बाबर अपनी मम्मी की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से 14वां वंशज था। किसका? अपनी माँ की तरफ से 14वीं पीढ़ी थी, और उसकी माँ किसको बिलोंग कर रही थी? चंगेज़ खान को। और पिता की तरफ से, अपने पिता की तरफ से कौन सी 5वीं पीढ़ी थी? किसकी? तैमूर की। तो तैमूर और चंगेज़ खान दोनों का खून किस में था? बाबर में। तो बाबर को हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो मैंने आपको क्या बताया? चंगेज़ खान की 14th सक्सेसर था, और उसकी तैमूर का 5th सक्सेसर था अपने फादर की साइड से, और चंगेज़ का अपनी मदर की साइड से। तो बाबर को इसलिए हम पढ़ेंगे डीपली। भाई देखो, अब 1414 से 1451 हम पढ़ रहे हैं सैयद डायनेस्टी। 1451 के बाद 1526 तक हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी, और 1526 में आएगा बाबर। ठीक है, बाबर आएगा। अब वो खुद नहीं आता, ये इसके पीछे भी कहानी है कि बाबर खुद नहीं आएगा यहाँ पर अटैक करने। उसे कैसे पता कि भाई चलो भाई भारत पर अटैक कर दो? उसे इन्वाइट किया जाएगा। जो इब्राहिम लोधी के जितने भी दुश्मन थे, जितने भी उसके एनिमी थे, वो सब उसको इन्वाइट करेंगे बाबर को कि भाई बाबर कहाँ अटैक कर रहा है। क्योंकि बाबर पहले टर्की में अटैक कर रहा था, इधर लाहौर में अटैक कर रहा था, छोटी मोटी जगह अटैक कर रहा था बाबर। तो उसको इन्वाइट किया जाता है, भाई कहाँ अटैक कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना टैलेंट है तेरे अंदर अटैक करने का, तो इतना माहिर आदमी है, तो कहाँ उल्टी सीधी जगह अटैक कर रहा है, आप भारत आओ। तो उसको इन्वाइट करता है। दौलत खान लोधी, राणा सांगा, ये सब उसको इन्वाइट करते हैं कि भाई आजा, एक बार जरा इंडिया पे आके अटैक करके देख, असली माल तो भारत में है, तू कहाँ अटैक कर रहा है, असली माल कहाँ है, असली माल तो भारत में है। तो बाबर पहले, इन्होंने बाबर को वो करा, इन्वाइट करा। बाबर ने कई बार सोचा, पहले तो बाबर आया नहीं, बाबर ने कई बार सोचा क्या चलते हैं, तो एक बार ने सोच ही लिया कि चलो चल ही लेते हैं, देखी जाएगी। अब जिन्होंने उसको इन्वाइट किया, उन्होंने सोचा कि बाबर आएगा, और दिल्ली के जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान है लोधी डायनेस्टी का, कौन? इब्राहिम लोधी। बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को मारेगा, उसे लूटेगा और चले जाएगा। ये सोच के उन्होंने बाबर को इन्वाइट किया। लेकिन बाबर ने जैसे ही देखा कि यहाँ तो पैसा ही पैसा है, देखा ना अक्षय कुमार की तरह, पैसा ही पैसा, तो वही जब बाबर ने देखा कि यहाँ तो पैसा ही पैसा है, तो गया ही नहीं। और जिसने उसको इन्वाइट किया था, उन दोनों को उसने मार दिया। दोनों पे अटैक करे, दोनों को मारे। अब बैटल ऑफ खानवा पढ़ेंगे, बहुत सारी बैटल्स पढ़ेंगे आप मुगल्स में, तो उसमें बाबर ने उन दोनों को मार दिया, दौलत खान लोधी को भी और संग्राम सिंह को भी। संग्राम सिंह मतलब राणा सांगा को भी मार दिया। तो ये बाबर का है, तो इसलिए टॉपिक कल पढ़ेंगे हम। आज हम सैयद को निपटाते हैं, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने मुबारक शाह पढ़ लिया, हमने भैया बिन सर वो पढ़ लिया, भैया बिन अहमद सरिंदी पढ़ लिया, उसकी बुक पढ़ ली हमने, कौन सी? तारीख़ मुबारक बख्शी या फिर तारीख़ मुबारक शाबी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर, कौन है? मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह। दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा बोर्ड यहाँ पे ऐसी हो रहा है। मोहम्मद शाह कौन है? मोहम्मद शाह। अब इसका रूलिंग पीरियड क्या है? इसका रूलिंग पीरियड है आपका 1434 से। क्या रूलिंग पीरियड है? 1434 से। 1434 से इसका रूलिंग पीरियड है 1445। क्या रूलिंग पीरियड है? 1445। तो 1414 से, तो सॉरी 14 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 1434, 1434 से 1445, 1434 से 1445 किसका रूलिंग पीरियड है? मोहम्मद शाह का। अब इसके बारे में भी कुछ नहीं है, इसने भी कोई काम नहीं करा ऐसा कि इसको गिना जाए, बस इसके बारे में एक काम है, एक ही काम करा इसने। क्या? मैं देखो, जो बलबन था ना, बलबन से सारे इम्प्रेस थे। भाई बलबन को अपना वजीर बनाया किसने? मुबारक शाह ने। तो बलबन से सारे इम्प्रेस थे, तो उसने तो उसको वजीर बनाया, इसने तो उसको अपना लड़का घोषित कर दिया, अपना सन। तो ही डिक्लेयर्ड बलबन, इसने बलबन को अपना सन बना दिया। भाई अपना सन ही बता दिया कि मेरा बेटा है, अपना सन ही डिक्लेयर कर दिया इसने। किसको? बलबन को। इतने ज़्यादा इंप्रेस थे लोग बलबन से कि उसने बलबन को अपना सन ही घोषित कर दिया। किसने? मोहम्मद शाह ने। क्या घोषित कर दिया? अपना सन, कि मेरा लड़का बलबन है। अच्छा, मुबारक शाह भी था ना,
तब भी बलबन की काफ़ी सुनी जाती थी। बलबन की बलबन नहीं है, ये बहलोल है। बलबन पे कहाँ पहुँच गया, बहलोल। कौन है, बहलोल। तो बहलोल की उस समय भी काफ़ी सुनी जाती थी। किस समय, जब मुबारक शाह था, तब भी बहलोल की बहुत बातें सुनी जाती थी। अब जब इसने बहलोल को अपना लड़का घोषित कर दिया, किसने, मोहम्मद शाह ने। अब ये केवल नाम का वो रह गया शासक, ये केवल नाम का शासक था। मतलब ये था तो सुल्तान, लेकिन चल किसकी रही थी, चल रही थी बहलोल की। अब बहलोल और बलबन थोड़े सेम है ना, थोड़े सेम है, इसलिए मेरे मुँह से बलबन निकल गया, लेकिन ये बहलोल है। आप अब नोट अगर आपने कर दिया बाय द वे, तो आप उसको ठीक कर लेना, बहलोल है, बलबन नहीं है। बलबन कौन था, बलबन तो स्लेव डायनेस्टी में पढ़ा था हमने। बलबन पढ़ा था ना, सिजदा एंड पाइबोस जिसने स्टार्ट की थी, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड जिसने स्टार्ट की थी, वो था बलबन। बलबन कौन था, जिसने सिजदा एंड पाइबोस एंड पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड स्टार्ट की थी। वही बलबन जिसने बड़े बड़े काम करे, वही बलबन जो इतना खतरनाक था कि उसने लोगों को बोला सिजदा एंड पाइबोस करो मेरे आगे। मतलब सिजदा मतलब मेरे आगे घुटने पे बैठो, पाइबोस मतलब मेरे पैरों को चूमो। तो ये स्टार्ट किया था बलबन ने। उसने पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड स्टार्ट की थी कि भाई जो मेरे खिलाफ जाएगा उसकी गर्दन तलवार से काट दी जाएगी, तलवार से हटा दी जाएगी गर्दन, सर तन से जुदा। ये इससे बड़े फ्रेंडली हो आजकल आप, है ना। तो ये किसने चलाई थी, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। वो बलबन था जिसने इतने खतरनाक काम करे, इतना खूंखार था वो, किसने ऐसी ऐसी पॉलिसी चलाई। और वो मर गया किस दुख में, अपने बेटे की मौत के दुख में। तो जो उसे पुत्र मोह था, वो पुत्र मोह उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। उस अपने बेटे से इतना प्यार था कि जब मंगोलों का अटैक हुआ, तो मंगोलों के अटैक में उसका जब बेटा मारा गया, कौन, शहजादा महमूद, जब वो मारा गया, शहजादा मोहम्मद जब मारा गया, तो फिर क्या हुआ, उसको इतना दुख हुआ, किसको, बलबन को, जो मैंने गलती से बोल दिया था। लेकिन ये कौन है, बहलोल। तो बहलोल पढ़ रहे हैं हम। तो बहलोल को इसने हमने डिक्लेयर कर दिया सन, अपना लड़का डिक्लेयर कर दिया, किसको, बहलोल को। इसके बाद इसके बारे में और कुछ है नहीं, मोहम्मद शाह के बारे में कुछ इसके अलावा है नहीं। इसका जो रूलर बनता है वो बनता है अलाउद्दीन। कौन बनता है, अलाउद्दीन आलम है इसका वैसे नाम पूरा, अलाउद्दीन आलम। ये बनता है 1445 से 1451। ये एंड हो गया ना, सही है, डायनेस्टी 51 और ये 51 पे आ गए, ठीक है। अब है तो इसके बारे में भी कुछ नहीं, इसने भी कुछ नहीं करा भाई। ये भी बहुत कमज़ोर शासक था, ये तो बहुत ही कमज़ोर था। कौन, अलाउद्दीन आलम। तो क्या हुआ, बहलोल ने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। जब बहलोल को पता लगा कि भाई मैं तो इतना खतरनाक हूँ, जब बहलोल को पता लगा कि सब मेरे पे इतना यकीन करते थे कि इसने तो मुझे अपना बेटा बना दिया, उससे पहले वाले ने मुझे अपना वजीर बना दिया, अब ये हो गया ख़त्म आदमी, ये बड़ा ढीला आदमी, कमज़ोर आदमी। तो उसने कहा मैं इसके अंडर में क्यों रहूँगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपसे ऊपर जो आप जिसके ऑफिस में आप मान लो काम कर रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर आपसे कमज़ोर आदमी बैठा है तो आप उसको कुछ नहीं समझोगे, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका बॉस भी हो। अगर आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा कैपेबल नहीं है तो आप उसको कुछ नहीं समझोगे, आप उसको इज्जत दोगे फॉर्मेलिटी में केवल, क्योंकि आपकी वो फॉर्मेलिटी बन जाती है, आपको कोई मजबूरी बन जाती है उनको इज्जत देना। तो वही बात हुई, जब बहलोल ने देखा कि यार अब मैं इसकी इज्जत करूँगा, मैं इसकी अलाउद्दीन आलम की इज्जत करूँगा मैं, तो बहलोल ने क्या करा, इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, एक विद्रोह शुरू कर दिया। किसके खिलाफ, अलाउद्दीन आलम के खिलाफ। क्या कर दिया, एक रिवोल्ट, एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया। अब इस विद्रोह में क्या हुआ, इस विद्रोह में इसकी निकल गई हवा, इसकी बस की कुछ थी नहीं, तो इसकी निकल गई हवा। इसने क्या करा, चुपचाप इस विद्रोह में इसने चुपचाप इसको बहलोल को बोला कि भाई तू ले ले, तेरे को जो चाहिए तू ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। तो इसने चुपचाप दिल्ली सल्तनत का ताज किसको दे दिया, बहलोल को। इसने चुपचाप दिल्ली सल्तनत का भाई तू आ जा, तू बैठ जा, और मुझे मारियो मत। इतना कमज़ोर रूलर था कौन, अलाउद्दीन आलम। क्या टाइम पीरियड है इसका 1445 से 1451। अब इसने चुपचाप दे दिया इसको ताज, किसको, बहलोल को। तो बहलोल को मिल गया दिल्ली सल्तनत का ताज। और बहलोल था कौन, मैंने आपको बताया था, अभी पीछे लिखवाया था कि बहलोल था एक अफगानी। कौन था, अफगानी। तो ये स्थापना कर देगा किसकी, ये स्थापना कर देगा एक नई डायनेस्टी की, जिसे हम बोलते हैं अफगान डायनेस्टी या फिर लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की पहली अफगान डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी। पहली अफगान कौन सी है, लोधी, और दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी कौन सी है, लोधी। दोनों लोधी है, ठीक है। तो भाई बहलोल को चुपचाप ताज देता है कौन, अलाउद्दीन आलम। तो सही डायनेस्टी के बारे में केवल इतना ही है, केवल इतना ही है। तो दिल्ली सल्तनत का कल हम लास्ट टॉपिक भी खत्म कर देंगे, जिसे हमने बोला है क्या, लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत कल आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो सबसे मेन बात है कि आप अपने क्वेश्चंस लगाओ, ढंग से लगाओ। क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में अपने नोट्स बना लो, क्वेश्चंस लगा लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप कोई भी बुक ले आओ,
कितनी हार्ड बुक ले आओ, कहीं से भी ले आओ, कोई भी ले आओ, तो घटना चक्र अच्छी लेवल की बुक है, ठीक है। आपकी कॉस्मोस की भी बुक आती हैं, आपकी आप एनसीईआरटी की बुक लगा ले, तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा ले, कोई भी क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली सल्तनत ही अभी तक आपने मेरे से पढ़ा है, तो दिल्ली सल्तनत का आप कोई भी क्वेश्चन उठा ले, कोई भी, मैं कह रहा हूँ आप 98% क्वेश्चन कर लेंगे। और जो 2% क्वेश्चन है ना, पढ़े तो आपने वो भी होंगे, बट आप उनको रिलेट नहीं कर पाओगे मेरी थ्योरी से, जो मैंने आपको थ्योरी बताई है। लेकिन जब आपको कोई क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो में उसके थ्रू बता दूंगा कि आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। मैंने बताया ना, क्वेश्चंस के अंदर ही, किसी टॉपिक के अंदर, किसी कंसेप्ट के अंदर ही आपको कई कंसेप्ट मिल जाते हैं। तो यही तो एग्जामिनर करता है, एग्जामिनर का टैलेंट यही तो है कि वो आपकी थ्योरी से ही ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि आपको थ्योरी आपने पढ़ तो रखी होगी पर आप वो सवाल नहीं समझ पाओगे। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। आप इंटरनेट से निकाल लें, अगर आप बुक नहीं खरीद सकते, बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, इंटरनेट से क्वेश्चन लगा लें। बाकी जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी तो मैं आपको एक सेशन पूरा क्वेश्चंस का रखूँगा, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के सारे क्वेश्चंस करेंगे, A to Z सारे क्वेश्चन हम दिल्ली सल्तनत के लाइन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, स्लेव से स्टार्ट कर लेंगे, या फिर आप बोलोगे तो हम फर्स्ट मुस्लिम अटैक से स्टार्ट कर लेंगे, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट कर लेंगे, और पूरी लोधी डायनेस्टी तक मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। किसी भी बुक से, अच्छी बुक से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाके सारे करवा दूंगा। तो इसलिए क्वेश्चंस लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी 4 डायनेस्टीज खत्म हो चुकी है दिल्ली सल्तनत की, फर्स्ट मुस्लिम अटैक से लेके, और 4 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की हम पढ़ चुके हैं। लास्ट आपकी लोधी है, वो हम कल फिनिश कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा परसों होगा, वो क्वेश्चंस का होगा। उसमें हम क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो इसको ढंग से रिवीजन करो इनका। बाकी आप हमें बताना, एक मैं आपके आगे एक वोट रखूँगा कि आप मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट जो हम, मतलब ये तो चलता रहेगा, इसके कंटेम्प्रेरी, इसके पैरेलल हम क्या, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। आपको पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, उत्तराखंड की जीके पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, तो जो भी पढ़ना है आपको, आप उसमें कमेंट में या फिर आप उसमें अपना वोट देके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो अगला लेक्चर फिर उसी का स्टार्ट करेंगे, इसके पैरेलल ये भी चलती रहेगी। मिडिवल इंडिया, मुगल्स खत्म होने का, इसको मॉडर्न से पढ़ेंगे, मॉडर्न स्टार्ट कर लेंगे और उसका एंशिएंट कर लेंगे, और साइड बाय साइड आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना, आप उत्तराखंड की जीके पढ़नी है तो हम उत्तराखंड स्टार्ट कर देंगे जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड 40 नंबर की आती है, बहुत हाई वेटेज है उसका, तो मुझे उसकी डिमांड आई काफ़ी कि उत्तराखंड की जीके स्टार्ट कर दो सर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब जल्दी नेक्स्ट मंडे से हम उत्तराखंड की जीके स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको सारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम तक जोड़ें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी, हमें पढ़ाने में अच्छा लगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम भी अच्छे से पढ़ाएंगे। हम अच्छे से पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हम और एनर्जी के साथ आपको और अच्छे से आपकी चीज़ें कवर कराएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, इनको आगे पहुँचाएँ, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं केवल उन तक, मैं नहीं कह रहा है अपने आस पड़ोस में सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, जो पढ़ने वाला बच्चा है उस तक पहुँचाए केवल, ठीक है। तो आज का सेशन एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी करें और कल मिलते हैं फिर आपसे। ओके बाय, टेक केयर।